2024 के लिए विपक्षी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल एनडीए की बैठक है और आज बेंगलुरु में विपक्षी एकजुट हो गए हैं। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। ये एकजुटता जमीन पर कितनी नजर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्ते, मैं राशिद। 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बिग ब्रेकिंग के साथ में। बेंगलुरु में आज सजने जा रहा है विपक्ष का मोदी विरोधी मंच। बेंगलुरु में 23 विपक्षी दलों की आज बैठक है। कांग्रेस ने जारी की 23 पार्टियों की लिस्ट। 2 दिन तक एनडीए को रोकने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। 2024 में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजयी रथ रोका जाए, इसे लेकर के ही आज मंथन किया जाएगा। बेंगलुरु में आज और कल विपक्षी दलों की यह बैठक है। आम आदमी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होगी, ये फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। वहीं आरएलडी, जिसे लेकर के सस्पेंस चल रहा था, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। जयंत चूंकि पिछली पटना की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, तब ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी को लेकर के भी सस्पेंस है। यानी 18 जुलाई का ये ट्रेलर है। 2024 की पिक्चर क्या होने वाली है, अलग अलग बयान आप सुने। आज की मीटिंग से पहले विपक्षी नेताओं ने जो बड़े बयान दिए, आगे हम आपको दिखाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, केसी वेणुगोपाल, बसवराज बोम्मई, राघव चड्ढा, सम्राट चौधरी, इन सभी को हम सुनाएं। उससे पहले आपको लिए चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। मनु शर्मा मेरे साथ में जुड़े हैं। मनु शर्मा जी, कल एनडीए की बैठक है, आज विपक्ष की बैठक। विपक्ष में एकजुटता का प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन सवाल वहीं का वहीं, पीएम पद का चेहरा कौन होगा, कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं। महत्वाकांक्षा शरद पवार की भी है, महत्वाकांक्षा यकीनन कांग्रेस की भी है, महत्वाकांक्षा ममता बनर्जी की भी है, महत्वाकांक्षा समाजवादी पार्टी की भी है, कई लोगों की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राशिद। जो ये मनु शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इसकी जो संभावनाएं तलाशी है इन्होंने। मनु जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है राशिद। आ गई, आपकी आवाज आ गई है, बोलें, जवाब दें। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। राशिद, मैं बताना चाह रहा था कि जब पिछले जब चुनाव हुए थे 2018 के चुनाव थे, उसके अंदर विधानसभा थे, 19 के अंदर यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए, तो सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट डला। तो केवल ये समझ करके कि जिस राज्य के अंदर कहीं विधानसभा के चुनाव में जिसको सरकार मिली है, उसके बाद में आगे चल करके वोट बैंक जो है बदल जाता है, कहीं ये नहीं है। मुद्दों के आधार पर है, वही मुद्दे तय करने के लिए ये लोग बैठे हैं वहाँ पर। लेकिन इस तरह का लग नहीं रहा है कि कॉमन जो मिनिमम प्रोग्राम है वो कहीं पर एकजुट बना करके, और राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं पहले, उसके अंदर उतरना होगा, उसके बाद में लोकसभा की बात करें। क्योंकि यहाँ पर आज आप पार्टी की बात करें, राजस्थान के अंदर सीधी फाइट जो है बीजेपी कांग्रेस में रहती है, लेकिन आप पार्टी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कैडर तैयार नहीं है। इसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे तैयार होगा, क्या कुछ होगा, ये सब इसी बैठक में तैयार करने वाले हैं। उसके ऊपर संभावना सारी टिकी हुई है। पिछले चुनाव में जहां ये लग रहा था विपक्ष को, जो इनकी जो आशाएं जगी है कि कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 45% वोट मिला और जो बाकी सारे विपक्षी दल हैं उनको 55% वोट मिला है। तो ये सब चाह रहे हैं कि अगर एकजुट होकर के और भाजपा के सामने एक सिंगल कैंडिडेट उतारते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आशाएं जगी हुई है इसको लेकर के। लेकिन अब वो कितने आगे चल करके सक्सेस होते हैं, क्योंकि पटना वाली बैठक हुई है, पटना की बैठक के बाद में अब बेंगलुरु वाली बैठक हो रही है। इसमें क्या पार्टी का नाम रखने वाले हैं, क्या इस गठबंधन दल का नाम रखने वाले हैं, कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला होगा उसके ऊपर चर्चा होगी, ये तमाम मुद्दे इसके अंदर डिस्कशन होने हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में मैं साफ तौर से आपको बता रहा हूँ। मनु शर्मा जी, आपके पास में हम चलते हैं। मेरे साथ में मेरे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन भी जुड़े हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह भी हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति भी बिहार की राजधानी पटना से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन कौन कौन से विपक्षी दल आज जुट चुके हैं, इनमें कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो शिरकत करने वाले हैं, एक बार पहले तस्वीरों में आपको हम ये दिखाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कल एनडीए की बैठक है और आज ये पीडीए की बैठक है, और विपक्षी दलों की इस बैठक में एक बार टीम पीसीआर दिखाएं प्लीज। जो बड़े चेहरे हैं एक बार दिखाया जाए। 26 बड़े दल हैं और इन 26 बड़े दलों में ये आप देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, शरद पवार आज नहीं आए हैं, शरद पवार कल आएंगे, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी भी हालांकि नहीं आई हैं, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये सब वो नेता हैं जो 2024 में एनडीए के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश यकीनन करेंगे। रजत के पास में चलते हैं। रजत, चूंकि पटना की मीटिंग में भी और आज की मीटिंग में भी सबसे बड़ी चर्चा ये की जाएगी कि 1-on-1 का फॉर्मूला किस तरह से लागू किया जाए। इसके अलावा आज के एजेंडे में क्या क्या रहेगा,
आज पीडीए की बैठक है, कल एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है ये जो वन ऑन वन वाला फॉर्मूला है ये बहुत लेटर स्टेज में आएगा। हाँ, इसकी चर्चा जरूर शुरू होगी। पहले इस अलायंस का नाम क्या होगा, यूपीए 1, यूपीए 2, इस अलायंस का नाम क्या होगा? पीडीए नाम दिया जरूर जा रहा है, लेकिन अब तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो एक औपचारिक घोषणा होगी कि इस अलायंस का नाम क्या है, पहला। दूसरा, कन्वीनर और को कन्वीनर कौन हो, इसकी भी घोषणा आज हो सकती है। तीसरा, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, आप देखिए शिवसेना और कांग्रेस में सावरकर को लेकर अलग बातचीत है, उधर अखिलेश और कांग्रेस पार्टी सामने सामने है, लेफ्ट ममता आमने सामने है, लेफ्ट कांग्रेस पार्टी केरल में आमने सामने है, पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस आमने सामने आज एक ही टेबल पर बैठेंगे। अजीत दादा हमेशा विरोध करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, लेकिन जो कांग्रेस के लाई है वो विरोध में है। तो आइडियोलॉजिकली बीजेपी से लड़ने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो, वो 5-6 बिंदु कौन से हो जिसपे ये सारा फ्रंट यूनाइट हो पाए, इसको लेकर चर्चा होगी। इसको लेकर एक खाका तैयार किया जाएगा। कन्वीनर कौन हो, आगे बैठकें और होनी है, कहाँ बैठक होगी, कौन होस्ट होगा, इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ इसका नाम क्या हो, ये चर्चा होगी। और उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू होगी कि अलायंसेस कैसे किया जाए। उसके भी दो भाग हैं। पहला, स्टेट बाय स्टेट अलायंस कैसे हो और नेशनल अलायंस कैसे हो, विधानसभा का अलायंस कैसे हो जो आने वाले 5 राज्य हैं, और लोकसभा के लिए तैयारी क्या हो। इन सब पे खाका खींचा जाएगा। और आज डिनर भी रखा है सोनिया गांधी और सिद्धारमैया ने अपोजिशन के लीडर के लिए। बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी, जैसा आपने बताया, पिछली बार मौजूद नहीं थे, लेकिन इस बार जो नाम है, हालांकि अब तक पहुंचे नहीं, माना जा रहा है कि 6:30-7 बजे तक वो पहुंचेंगे। जयंत चौधरी का उसमें नाम है। और लगभग 23 दल ऐसे हैं जो इस अपोजिशन मीट में हिस्सा लेंगे। ठीक है रजत, आप रहिए मेरे साथ में। एक और बड़ी खबर है, इससे पहले कि मैं राकेश कुमार सिंह के पास में जाऊं, विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद में राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं। और वहीं शरद पवार को भी लेकर के एक बड़ी बैठक आ रही है। विपक्ष की बैठक से जुड़ी बिग ब्रेकिंग, शरद पवार आज बेंगलुरु नहीं जाएंगे। विपक्ष की बैठक में आज पवार शामिल नहीं होंगे। पवार बैठक में शामिल होने के लिए कल बेंगलुरु पहुंचेंगे। राकेश, बहुत बार ये कहते हैं ना कि ये जानना बेहद जरूरी होता है कि कहां पर खामोशी है, कहां पर बोला जा रहा है। अगर शरद पवार आज नहीं जा रहे हैं, शरद कल जाएंगे, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? शरद पवार के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? और जैसा कि अभी बताया रजत ने कि इस मीटिंग का एजेंडा यह है कि अलायंस का नाम क्या रखा जाए, कन्वीनर कौन होने वाला है। हालांकि अभी लेटर स्टेज में यह भी डिसाइड करना है कि अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो चेहरा कौन सा होगा। देखिए राशिद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से ये बैठक, विपक्षी दलों की बैठक जो होने जा रही है, और इस बैठक इसलिए खास है क्योंकि जिस तरह से शरद पवार और ममता बनर्जी सरीखे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में असहज महसूस करते रहे हैं, लेकिन अब जो है सोनिया गांधी एक बड़ी भूमिका में है और सोनिया गांधी के साथ कदम ताल करने में इन नेताओं की कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक आपने बात की शरद पवार की, शरद पवार आज जो हैं अपने गुट के विधायकों के साथ मुंबई में बैठक कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो आज के डिनर में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कल की बैठक में वो शामिल होंगे। रही बात कि सोनिया गांधी के कई विपक्षी दल के नेताओं से आत्मीय संबंध रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बैठक जो है दूर तक जाएगा, ऐसी उम्मीद किया जा रहा है। रही बात कि जिस तरह से ये बैठक ऐसे समय पर होने जा रहा है जबकि पार्लियामेंट का मानसून सत्र का आगाज 20 जुलाई से होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार गठबंधन का जो अलायंस बनेगा उसका नाम क्या होगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट क्या आखिरकार क्या हो, किस मुद्दे पर आगे बढ़ा जाए, उसके लिए ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण। तो आपने देखा कि किस तरह से जो पिछली बैठक पटना में हुई थी और उसके बाद जो बदलाव तेवर में आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जो तल्ख टिप्पणी कांग्रेस को लेकर होती थी, उसमें जो है नरमी आई है। अब वे स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस से बातचीत चल रही है। तो ये कहीं न कहीं अब विपक्षी एका बनाने की जो कोशिश है
अब ये देखना होगा कि ये कितना दूर तक चलती है, लेकिन ये जरूर है कि आज और कल की बैठक काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय जी, दो बैठक और दोनों ही बैठक में पूरे महाराष्ट्र की भी नज़र इस वक्त टिकी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र से बेंगलुरु और महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक पिछले एक महीने में जो हुआ ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। अभिषेक शर्मा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैंने जैसा बताया कि 24 घंटे के अंदर दो बैठक है, एक विपक्ष की बैठक है और एक एनडीए की भी बड़ी बैठक होने वाली है। शिवसेना खेमे में क्या चल रहा है, उद्धव ठाकरे के खेमे में क्या चल रहा है, एकनाथ शिंदे के फैक्शन में क्या चल रहा है, अजित पवार खेमे में क्या चल रहा है और शरद पवार गुट के जितने भी एनसीपी के नेता हैं वो आगे आने वाले वक्त के लिए भविष्य किस तरह का देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राशिद हम साफ हो चुका है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बात दोनों एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले। प्रफुल्ल पटेल जाने वाले हैं मीटिंग में। उसके अलावा अजित पवार से लेकर और एकनाथ शिंदे से सभी के सभी लोग शामिल होने वाले हैं। तो बात हो गई एनडीए की, लेकिन अब बात आती है शरद पवार की। शरद पवार जो कि राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, आखिरकार उनका क्या होगा? क्या वह अब तो कहीं न कहीं देखिए जिस तरह घर में उनके फूट हो चुकी है, इससे साफ समझा जा रहा है कि अब वह क्या जो उनकी ताकत पहले थी यूपीए में या फिर यूं कहे कि विरोधी पार्टी में, क्या वो ताकत रह पाएगी? क्योंकि उनके घर में फूट हो चुकी है। आपको पता ही है कि अजित पवार ने 40 विधायक लेकर ले उड़े हैं और उस दौरान अब शरद पवार, चूंकि आज तो नहीं कल जा रहे हैं, कल शरद पवार मौजूद रहेंगे बेंगलुरु में। उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे, संजय राउत मौजूद रहेंगे, सुप्रिया सुले भी जाएंगी। तो तमाम लोग मौजूद तो रहेंगे, विरोध करने के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब 2024 चुनाव आएगा ना, तो ध्यान देने वाली बात होगी क्या वही शरद पवार क्या वापस इस विरोधी पार्टी के साथ रहेंगे? फिर आप कल का देखा होगा आपने, कल महाराष्ट्र में किस तरीके से अजित पवार के सहित जितने भी मंत्रिमंडल लोग शामिल थे वो पहुंच गए शरद पवार के पास उन्हें मनाने के लिए। तो क्या शरद पवार आगे 2024 में विरोधी पार्टी के साथ रहेंगे भी, या वो चले जाएंगे एनडीए के साथ, या यूं कहें मोदी जी के साथ? तो यह बड़ा विचित्र स्थिति कह सकते हैं महाराष्ट्र की। लेकिन हाँ, विरोध करने के लिए इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति वाकई में पिछले एक साल नहीं बल्कि 3 साल के अंदर बहुत ज्यादा विचित्र बन गई है। एक बार फिर से रजत के पास चलते हैं। रजत, हिंदुस्तान में चुनावी राजनीति का इतिहास अगर हम देखें तो यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर, कभी थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा के नाम पर, या कभी एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट के नाम पर, न जाने कितने फ्रंट बने, कभी केंद्र में और कभी राज्य में। लेकिन उस तरह का फेल्योर ना हो जाए, इसके लिए कैसे फूक फूक करके कदम रखा जा रहा है? देखिए, इसमें जो भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, अगर इस अलायंस को चल रहा है तो वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी को ही करना पड़ेगा। अलायंस के जितने लोग हैं, आप उनकी बातें सुनिए। उन्होंने पहले ये बात कही है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट पर नहीं रह सकती, हमेशा बिग ब्रदर थ्योरी नहीं हो सकती, हमेशा उसका नेतृत्व नहीं हो सकता। तो जो भी कॉम्प्रोमाइज करना है वो कांग्रेस पार्टी को करना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में भी है, यूपी में भी है, नीचे साउथ में भी है, बेंगलुरु में भी है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ना चाहेगी, कहेगी मैं सबसे बड़ी विपक्षी दल हूं, तो जो भी कॉम्प्रोमाइज है वो कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। जैसे इतना विरोध था दिल्ली के अंदर ऑर्डिनेंस को लेकर कि केजरीवाल के साथ आप मत जाइए। केजरीवाल ने बहुत सारी टिप्पणियां करी थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ। जो यूपीए 2 था और जो शीला रिजिम थी, वो कांग्रेस पार्टी मानती थी कि केजरीवाल ने ही वो उस रिजिम को खत्म किया और एंटी इनकम्बेंसी को ऊपर लाने में केजरीवाल का हाथ था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज किया। अरविंद केजरीवाल से कहा कि हम साथ में हैं। इसलिए कहा क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचते आज बेंगलुरु तो एक दूसरा झटका होता कि पहले पवार साहब का आधा गुट चला जाता है, उसके बाद सेकंड अरविंद केजरीवाल इस ऑपोजिशन मीट में शामिल नहीं होते। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यहां कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं, ऑपोजिशन यूनिटी के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और ये मैसेज भी आज अंदर दिया जाएगा कि भले ही अरविंद केजरीवाल ने जितना दबाव बनाया हो, जो भी अपशब्द उनके प्रवक्ताओं ने कहे हों, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास 7 ऑर्डिनेंस वाले मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। तो कॉम्प्रोमाइज यहाँ सबको अपने अपने लेवल पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आरजेडी और नीतीश बहुत मजबूत स्थिति में है बिहार के अंदर, कांग्रेस पार्टी कहेगी साहब हमको भी सीट चाहिए। आप यूपी जाइए, जो कैडर है, विधायकों की संख्या है, नेता है, कास्ट समीकरण है, वो बीजेपी के बाद अगर आप किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। तो वहां पर एकोमोडेट अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी को करना होगा। अखिलेश अगर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, मेरी जैसी जानकारी कि उत्तराखंड में एक सीट चाहते हैं, तो वहां एकोमोडेट कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। तो आप घुमा फिरा के देखेंगे तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ज्यादा बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को करना होगा, चाहे वो नेतृत्व की बात हो, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, या फिर जो फर्दर प्रोस्पेक्ट होंगे 2024 के चुनाव में। लेकिन जैसा रजत बता रहे हैं राकेश, जैसा रजत बता रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कौन किस हद तक जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस के जहन में हमेशा ही ये चल रहा है अभी फिलहाल
परंपरागत तरीके से अलायंस कोई भी हो जाए, अगर जिस अलायंस में हम हैं, अगर मान लीजिए उसकी सरकार बन जाती है तो पीएम तो हमारा ही बनेगा, पार्टी तो बड़ी हम ही बन करके रहेंगे। लेकिन पिछले 1 दशक में भारत बदला है, भारत की चुनावी राजनीति बदली है, कांग्रेस की स्थिति यानी कांग्रेस की हालत बदली है। तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहां पर खड़ा पा रही है? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ऊंचाई पर जो है सरकार की नीतियों को लेकर गए हैं, चाहे वैदेशिक नीति हो या घरेलू पर जो विकास की जो धारा है उसको अंतिम व्यक्ति तक ले जाना, अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन हो। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से आपने लगातार देखते रहे हैं कि बीजेपी लगातार ये सवाल उठाती रही है, क्या नरेंद्र मोदी के सामने जो हैं राहुल गांधी होंगे, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी। अब जो है विपक्ष आज और कल जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें मंथन होगा कि आखिरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलायंस का नाम क्या हो, साथ ही साथ किस जो 6 एजेंडे जिसका मैंने जिक्र किया है जिस पर चर्चा होनी है उस पर चर्चा। लेकिन ये राशिद जी, ऐसे समय पर ये बैठक हो रही है कि जबकि मानसून सत्र होने जा रहा है और इस बैठक से पहले अध्यादेश के मुद्दे पर आपका साथ देने के लिए कांग्रेस के नजरिए में आए बदलाव और महाराष्ट्र में एनसीपी के विभाजन ने विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एक सूत्र में पिरोने के लिए मजबूर किया है और माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में विपक्षी एकता की मिसाल। लेकिन मनु शर्मा जी, एक सूत्र में पिरोने के लिए एक सूत्र बने रहना बेहद जरूरी होता है। एक सूत्र बने ही कहां भाई, शिवसेना 2 टुकड़ों में बट गई, एनसीपी 2 टुकड़ों में बट गई। यहां उत्तर प्रदेश में ये सोचते थे कि ओपी राजभर साथ में आएंगे, ओपी राजभर अलग निकलिए और न सिर्फ निकले बल्कि पानी पी पी करके अब शिवपाल यादव को भी कोसने लगे हैं, अखिलेश यादव को भी कोसने लगे हैं। ये जब सोचते हैं कि एक सूत्र में पिरोए जाएंगे तब तक कोई ना कोई डेंट पड़ ही जाता है। देखिए, एक सूत्र में जोड़ना बड़ा भारी काम है। ये विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर कितना एकजुट हो पाते हैं ये देखना होगा। चाहे यूसीसी का आज आप मुद्दा उठा लीजिए, विपक्षी दल के अलग अलग इसके ऊपर मत सामने निकल करके आए थे, लेकिन अभी इसके ऊपर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। ये सबसे बड़ी एक चुनौती रहेगी विपक्षी दलों के सामने कि इसके ऊपर किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि इसका जवाब देना होगा हर राज्य में जा करके। आप ये भी मान करके चलिए राशिद की, जो पहले चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव इन राज्यों में, जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। इन जगहों पर जो ये जो विपक्षी दल के अंदर जो पार्टियां शामिल हो रही है, उसके अंदर आप देखें राजस्थान के अंदर अगर आप पार्टी उतर रही मैदान में, आज उसका कैडर राजस्थान के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो वो सीधे तौर पर यहाँ पर जब सीट शेयरिंग का जब फार्मूला लागू करेंगे तो उसमें सीधे तौर पर नुकसान किसको होने वाला है? उसमें नुकसान जो सीधे तौर पर हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है। अगर वो सीधे तौर पर उम्मीदवार भी खड़ी करती है आप पार्टी, तो यहाँ पर नुकसान होगा कांग्रेस को। अगर सीट शेयरिंग भी मांगती है तो नुकसान होता है कांग्रेस को। इन सब मुद्दों पर एक साथ बैठ करके तय करना ये बड़ा भारी काम होगा आज की बैठक। वैसे इस बार 2024 के लिहाज से बिहार पर भी सभी की नजरें बनी हैं। मनु शर्मा जी, एक बार मैं बिहार की राजधानी पटना शक्ति का रुख कर लेता हूँ। शक्ति, नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं आज की मीटिंग के। पटना में जो मीटिंग हुई उसकी अगुवाई भी नीतीश कुमार ने की, लेकिन अब जो एनडीए की बैठक होने वाली है इस पर सभी की नजरें टिकी हैं कि क्या चिराग पासवान पहुंचेंगे, क्या जीतन राम मांझी पहुंचेंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा पहुंचेंगे। इसे लेकर के पटना में हलचल क्या है? देखिए, पटना में जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक में अब से थोड़ी देर बाद जो है तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बेंगलोर के लिए रवाना होंगे, लेकिन एनडीए की भी अहम बैठक होने वाली है। देखिए, एनडीए में बीजेपी ने भी जो है अपना छोटे छोटे जो दल है, चिराग पासवान की अगर हम बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, इन तमाम दलों के साथ जो है अब एनडीए बीजेपी जो है एनडीए का कुंभा जो है बिहार में भी मजबूत करने की ओर चल रही है लगातार। देखिए, सबसे पहले उपेंद्र बीजेपी ने इसकी शुरुआत जो है अपनी पार्टी से। ठीक है, बस मैं एक और चीज अभिषेक आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आज विपक्षी दलों की बैठक, 2 खबरें आई।
शरद पवार नहीं जाएंगे, शरद पवार जाएंगे, और जाएंगे तो आज नहीं जाएंगे बल्कि कल जाएंगे। और कल ही शरद पवार की वाईबी चौहान सेंटर में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और जितने भी जो एनसीपी का फैक्शन अलग हो गया है उनके साथ में मीटिंग हुई है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम तो बिल्कुल पैर पड़ गए, और ये कहा कि अभी मौजूदा हालात से आप एनसीपी को किसी भी कीमत पर आप निकालें। लेकिन शरद पवार एकदम चुप रह गए। शरद पवार की खामोशी क्या कहती है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे शरद पवार क्या करने वाले हैं। बिल्कुल राशिद वही बता रहा था। बिल्कुल देखिए, तो बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके शरद पवार के बारे में जो कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक राजनीति के, और यह मौसम वैज्ञानिक किस तरीके से मौसम फिर भाप लेते हैं, और यही कारण है कि जिसे मैं बता रहा हूँ 2024 में क्या शरद पवार विरोधी पार्टी में रहेंगे या फिर वो एनडीए में चले जाएंगे। देखिए, आपको पता है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकियां कोई छुपी नहीं है, तो लगातार कहीं कहीं अभिषेक, शक्ति, रजत, राकेश जी और मनु शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। 2024 की पिक्चर क्या होने वाली है ये जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर रिलीज से पहले बड़े नेताओं के बड़े बयान लाइव। हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। Calling as Mahagathbandhan. Actually, there is no Bandhan in this Mahagathbandhan, and there is no Maha also. Their sole aim is to bring down Modi, which is just impossible. ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है, और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। स्वाभाविक है, लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है? नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, एकदम स्पष्ट जानिए। लालू जी का है, लालू जी से लड़ लेंगे, ठीक ठाक से लड़ेंगे, आराम से, कहीं कोई इशू नहीं है। उसमें जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में जो भी विपक्ष के लोग हैं सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है, मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। 100%, 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। याद रखिएगा कि विपक्षी नेताओं की जो बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, अंदर की हर खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची खबर बिना सनसनी फैलाए हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारी नज़र एनडीए की कल होने वाली बैठक पर भी टिकी है। क्या चिराग आएंगे, क्या बाकी एनडीए की इस बैठक में जीतन राम मांझी भी शिरकत करेंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद होंगे? एनडीए का शक्ति प्रदर्शन बनाम आज विपक्षियों का शक्ति प्रदर्शन लाइव आगे दिखाएंगे।